नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज विराम चिन्ह को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह क्या है। देखिए विराम चिन्ह का अर्थ की बात कर लें तो शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। ठीक है ना। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठहराव या रुकना भी कह सकते हैं। ठीक है ना। यानी विराम का मतलब होता है, अर्थ होता है रुकना या ठहरना। आगे चलते हैं। पढ़ने या लिखने के दौरान, ठीक है, पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना। पढ़ने या लिखने के दौरान जब हम जहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है, और रुकने के दौरान वहाँ पे जो चिन्ह प्रयोग होता है उसे ही जो है विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए देखते हैं पंडित कमता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है ना। कमता प्रसाद जी के अनुसार जो है विराम चिन्ह कितने हैं? देखिए, शब्दों और वाक्यों का परस्पर, ठीक है, शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को, ठीक है, किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना। पढ़ते समय रुकना या किसी दो वस्तु को जो है भिन्न भिन्न भागों में बांटना, ठीक है, इन इत्यादि इन सभी जगहों पर जिस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं वही जो है विराम चिन्ह कहलाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, तो कमता प्रसाद, ठीक है ना, कमता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये विराम चिन्ह की संख्या लगभग 20 बताए हैं। ठीक है ना। कमता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। ठीक है ना। इनके अनुसार यानी कमता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया गया। ठीक है ना। अगर परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है कमता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो 20 होती है। और विराम चिन्ह को लिया कहाँ से गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है ना। यह किसने कहा? तो कमता प्रसाद गुरु ने कहा। ठीक है ना। यानी कमता प्रसाद गुरु जो है विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, यह मानते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यदि विराम चिन्ह, ठीक है, यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए, ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि यदि उचित स्थान पे हम अगर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे में दिया गया है और रुको, अब देखिए यहाँ पे एक विराम चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है ना। तो अब जैसे ही हम बोलेंगे रुको और यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है तो हमको रुक जाना है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, मत जाने दो। ठीक है ना। रुको मत जाने दो, इसका मतलब यह है, देखिए अर्थ पे इसके जाइएगा कि रुको मत जाने दो। ठीक है ना। यानी किसी को रोकने की बात कही जा रही है। ठीक है ना। आगे देखो, दूसरा है सेम, बस विराम चिन्ह को जो है थोड़ा सा स्थान उसका बदल दिया गया है। अब देखिए इसी का अर्थ क्या है, रुको मत जाने दो। ठीक है ना। रुको मत जाने दो, देखिए दोनों के अर्थों में जो है विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। ठीक है। केवल क्या है, शब्द वही है, बस केवल विराम चिन्ह जो है अलग अलग शब्दों के पास लग गया है, पदों के पास लग गया है। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ विराम चिन्ह रुको के बाद लगा हुआ है और यहाँ मत के बाद लगा हुआ है, तो बस केवल विराम चिन्ह का जो है स्थान हमने बदल दे रहा है तो उसके भाव भी जो है बदल जा रहे हैं। ठीक है ना। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लिया जाए। देखिए पहले वाले वाक्य में, इस वाले वाक्य में देखा जाए तो पहले वाले वाक्य का अर्थ है कि उसे रोक लो, उसे रोक लो
और उसे जाने मत दो। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है उसे जो है रोक लो, जाने मत दो। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि कोई किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए कहा जा रहा है, उसको रोक लो, जाने मत दो। अब देखिए दूसरे वाक्य के लिए क्या कहा जा रहा है, इसके लिए दूसरे देखिए, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ है कि उसे रोको नहीं बल्कि जाने दो। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है उसको रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उसको जो है जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, और इसमें क्या है, इसमें जो है रोकने के लिए कहा जा रहा है कि उसको रोक लो, जाने मत दो, और इसमें कहा जा रहा है कि उसे रोको मत, जाने दो। ठीक है ना, तो यह इसका अर्थ है। ठीक है ना, तो ऐसे जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जिन स्थानों पे ऐसे विराम चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है ना, अब इसको पढ़ेंगे ना तो जहाँ विराम चिन्ह लगा हुआ है वहीं रुक जाएंगे। जैसे रोको, अब रोको पढ़ने के बाद कुछ समय तक रुकना है। ठीक है ना, मत जाने दो, और इसको भी पढ़ेंगे तो रोको मत, अब यहाँ पे आकर थोड़ा सा रुकना है। ठीक है ना, रोको मत, जाने दो। ठीक है, स्पष्टीकरण आपके सामने प्रस्तुत ही है। आगे चलते हैं, आगे देखिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से वो विराम चिन्ह है, ठीक है, उसको देख लिया जाए। देखिए पहले नंबर पे दिया हुआ है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम और उसका चिन्ह यह है। ठीक है ना, सामने जिस जिस विराम चिन्ह के बारे में लिखा गया है वह उसका उसके सामने संकेत है, चिन्ह भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए अल्प विराम, अल्प विराम का जो है चिन्ह यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है। उप विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह का ऐसे होता है। ठीक है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। ठीक है ना, ऐसे होता है। निर्देशक, निर्देशक को डैश भी बोला जाता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है। कोष्ठक, कोष्ठक जो है हमारा ये ऐसे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 कोष्ठक आपको दिखाए हुए हैं। हंस पद या त्रुटि विराम चिन्ह। ठीक है ना, या त्रुटि बोधक चिन्ह, जब हम जो है वाक्य में लिखते समय अगर कहीं त्रुटि हो जाती है तो ऐसा सिंबल लगाकर जो है वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, यानी और जो है अपनी बात उसमें जोड़ दी जाती है। अगला है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह को ऐसे जो है दिखाते हैं। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह का जो है ऐसे है। ठीक है, आगे चलते हैं और विराम चिन्ह देखते हैं। और विराम चिन्ह देखिए लाघव, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, इसको जो है ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में लाघव चिन्ह को जो है ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में जो है डबल कामा हो जाता है और दोनों डबल कामा नीचे लगे होते हैं। ठीक है ना, डबल कामा। आगे देखिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, इसमें ऐसे लिखा जाता है। पहले जो है जो वाक्य होते हैं उसमें जो है डबल इन्वर्टेड कामा होता है, फिर उसके बाद से सिंगल कामा होता है। ठीक है ना, आगे चलिए दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, बस डबल जो है कामा लग जाते हैं। एकहरा उद्धरण चिन्ह, एकहरा में देख रहे हैं आप सिंगल सिंगल कामा लगा हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना, यह योजक चिन्ह है। आगे देखिए लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह, तो उसका चिन्ह जो है ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे, और यह भी होता है। ठीक है, आगे देखिए विकल्प सूचक चिन्ह, विकल्प सूचक चिन्ह को जो है ऐसे दिखाते हैं या तिरछी रेखा खींच देते हैं, वह विकल्प सूचक हो जाता है। तुल्य, तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह का ऐसे सिंबल होता है। आगे देखिए टीका सूचक पद तारक चिन्ह। ठीक है, उसका या फुट चिन्ह नोट, उसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं। आगे देखिए समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह का जो है ऐसे प्रतीक होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह का ऐसे होता है। ठीक है ना, या ऐसे अवग्रह का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलिए यह जो है पाद बिंदु को ऐसे दिखाते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए अब जो है जितने हम जो है चिन्हों को देखे हैं अब उनके बारे में जो है विस्तृत जानकारी लेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा था
अभी अभी विराम, अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। तो अल्प विराम चिन्ह का जो है हमने जो है संकेत पढ़ लिया है, ठीक है, अभी अभी पढ़ा गया है। अब आगे देखिए इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे जो विराम के पहले आप अल्प देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे जो विराम लिखा हुआ है, विराम का अर्थ क्या होता है, तो विराम का अर्थ होता है रुकना, या अर्थात अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए, जब हम किसी वाक्य को लिखते या पढ़ते समय जब थोड़ी समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हों, ठीक है, अगर कोई वाक्य है, अगर उसमें एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हों और उनके बीच संयोजक, ठीक है ना, संयोजक अव्यय लगा हो, संयोजक अव्यय या लगने की उम्मीद हो, तो उसके बीच अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बीच क्या करेंगे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, जैसे अब देखिए, जैसे इसमें कई संज्ञाएं हैं और कई संज्ञाओं के बीच में आप विराम चिन्ह का जो है प्रयोग देखेंगे। देखिए जैसे लिखा है राम, अब इसके बाद अल्प विराम चिन्ह का जो है संकेत दिखाई दे रहा है, तो अब राम बोलने के बाद कुछ समय के लिए रुकना है, राम श्याम और घनश्याम, ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, राम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे एक लाइन में नहीं पढ़ देना है राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, अगर ऐसे डायरेक्ट बोल देंगे तो इसमें जो है चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो विराम चिन्ह का मतलब है कि अब रुक रुक कर बोलना है, राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, ठीक है ना। यह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, शिवम रुकेंगे, राहुल थोड़े देर के लिए रुकेंगे, अभय और राजपाल, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं इसको बोलना है कि शिवम राहुल अभय और राजपाल, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है ना। चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे हमको अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हमको अल्प विराम का अर्थ हमको अभी अभी जो है हम लोग पढ़े ही हैं, तो उसके अनुसार जो हमको कुछ समय के लिए रुकना है, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ेंगे, शिवम राहुल अभय और राजपाल विश्वविद्यालय में हैं, ठीक है ना। तो चिन्ह का जो है ध्यान रखते हुए हम जो है ठहरेंगे। आगे चलिए, देखिए अल्प विराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम है, ठीक है ना। यानी अल्प विराम कहाँ कहाँ लगते हैं उसके कुछ नियम है। तो पहला नियम आप देख रहे हैं, तो लिखा है कि दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय लगा हो, ठीक है ना, संयोजक अव्यय लगा हो या लगने की उम्मीद हो या लगा हो, वहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, सोनल जी रोज आते हैं, अब यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का जो है प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे रुकना है कि सोनल जी रोज आते हैं, रुकिए, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब इसको ऐसे एक लाइन में नहीं पढ़ना है कि सोनल जी रोज आते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है ना। विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम उच्चारण करेंगे। दूसरा नियम देखिए, दूसरा क्या है, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द, ठीक है ना, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, ठीक है ना, ठीक है, अगर आदि शब्द आए, ठीक है ना, यदि आदि शब्द आए या इसी से आदि शब्द आए तो इनमें पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई भी अव्यय आ जाता है तो उनके बाद तुरंत बाद जो है क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे में देखिए, मैं संतोष,
ठीक है ना। मैं संतोष के हॉस्पिटल पहुंचा, ठीक है ना। तो पहुंचा अव्यय हमारा है, तो अब अव्यय के तुरंत बाद जो है अल्प विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। पहुंचा, देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या है, यह अव्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए वाक्य यहाँ से बदल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है अव्यय अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ जाकर हम रुक जाएंगे। देखिए यदि अगला उदाहरण की बात करें तो देखिए, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा, अब यहाँ पे विराम चिन्ह लगा हुआ है, अल्प विराम चिन्ह, तो यहाँ पे रुकेंगे, परंतु यह अव्यय शब्द है, वह नहीं था, ठीक है ना। यानी मैं संतोष के हॉस्पिटल पहुंचा, तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग है, परंतु वह नहीं था, ठीक है ना। तो वहाँ पे रुकेंगे। अब देखिए अगला उदाहरण है, आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया, ठीक है ना। आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया। अब देखिए यह क्योंकि ये अव्यय है, ठीक है ना, तो अव्यय के पहले जो है अल्प विराम लगा हुआ है, तो अब यहाँ बोलेंगे, यहाँ तक तो रुकेंगे, आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया। अब यहाँ पे रुकना है क्योंकि वहाँ प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलाने दी, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे रुकना होगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम तीसरा, इसमें देखिए, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं, तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे नेताजी ने कहा, अब यहाँ पे रुकना है, ठीक है ना। नेताजी ने कहा, चिन्ह आप देख ही रहे हैं, तो रुकना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। तो अब यह जो है यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं अल्प विराम चिन्ह का लगा हुआ है, ठीक है ना। यानी इन्हों की, नेताजी की यह युक्ति है, उन्होंने यह कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लग गया। दूसरा उदाहरण है, तिलक जी ने कहा, ठीक है ना। तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ ये इन्होंने कह रहा था, जहाँ कह रहे थे वहाँ पे तुरंत जो है लगा हुआ है चिन्ह। आगे देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है, जहाँ शब्दों की पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति की गई हो, वहाँ भावों पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जब जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति की गई हो, वहाँ पर भावों को बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सुनो सुनो, ठीक है ना। अब एक बार सुनो कहेंगे तो थोड़ी देर तक रुकेंगे, सुनो सुनो, वह गा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का हो गया। देखिए आवृत्ति हुई या पुनरावृत्ति हुआ है ना, एक बार सुनो, दो बार सुनो। अब उसी तरह से इसमें देखिए दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है कि देखो देखो, अब देखो देखो दो बार आया, बीच में कामा लगा हुआ है, ठीक है ना, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखो देखो बारिश हो रही है। उसी तरह से तीसरा देखिए, चलो चलो ट्रेन आ गई है, ठीक है ना। चलो चलो ट्रेन आ गई है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है डबल क्या हुआ है, हमको जो है एक ही शब्द दो दो बार दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर भी जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। आगे देखिए पांचवा नियम क्या है कि जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, तो संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभय, अभय, अब यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे रुकना है। कल तुम क्या कर रहे थे, कल तुम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे रुकना है। आगे देखिए दूसरा उदाहरण है, हे महाराज, यहाँ पे चिन्ह प्रयोग हुआ तो रुकना है। अब आप कथा कहिए। तीसरा उदाहरण है, देवियों और सज्जनों, ठीक है ना, देवियों और सज्जनों, देखिए यहाँ पे रुकना है। क्या आप लोग तैयार हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे जो है संबोधन के लिए भी जो है अल्प विराम चिन्ह का, देखिए यहाँ से संबोधन किया जा रहा है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया, ठीक ना। आगे छठवां नियम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में यह, वह, अब, तब या तो आदि शब्द लुप्त हों तो वहां पर जो है हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य में यह सब आपको न दिखाई दे, ठीक है ना, तो वहां पर भी जो है हम जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, गुरुदेव जो कह रहे हैं, ठीक है ना, गुरु जी या गुरुदेव जो कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए रुक गया, कान लगाकर सुनो, ठीक है ना। अब वहाँ पे इन सब का प्रयोग नहीं किया गया है तो यहाँ पे कामा लगा दिया गया, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह लग गया तो रुकना पड़ेगा, कान लगाकर सुनो। आगे देखिए, इस वाक्य में कान से पहले वह शब्द लुप्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वह होना चाहिए और वह नहीं है तो वह के जगह पे जो है अपना लुप्त के जगह, लुप्त जो शब्द है उसके जगह पे हम क्या करेंगे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। आगे देखिए सातवां नियम क्या है। सातवां है हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों से आरंभ होने वाले, आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी वाक्य जहाँ पे आपको दिखे तो वहाँ पर भी जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। जैसे देखिए हाँ, अब यहाँ पे हाँ देख रहे हैं ना, हाँ के बाद जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण है नहीं, नहीं के बाद भी जो है काम लगेगा, नहीं, वह बहुत अच्छा लड़का है, सचमुच तुम उसे जानते हो। अगला उदाहरण है अतः, ठीक है, उसके बाद से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो रुकेंगे, अतः हमें वहां जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे जो है एक नियम और है, इसमें देख लेते हैं आठवां नियम। देखिए, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो तो हमें उस संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे दो विद्यार्थी, ठीक है ना, दो विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छा थे, ठीक है ना। तो देखिए दो विद्यार्थियों के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह, जो सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, यहाँ पर भी जो है अल्प विराम चिन्ह, वे पढ़ने में अच्छा थे, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, बड़े भाई, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो, ठीक है, जो एक्सीडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वे नालंदा नवबिहार में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यानी बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। तो बड़े भाई के बाद आप देख रहे हैं चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रोफेसर हैं के बाद भी जो देख रहे हैं चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वे नालंदा नवबिहार में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है इसके अल्प विराम चिन्ह के जो है 8 नियम हैं, इनको विशेष तौर से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं और चिन्हों पे। देखिए अल्प विराम के बाद है अर्ध विराम, ठीक है ना। अर्ध विराम का यहाँ पे आप चिन्ह देख ही रहे हैं, ठीक है। देखिए जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कुछ समय के लिए, अल्प विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अर्ध विराम वह होता है, ठीक है ना, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक, जो अल्प विराम अभी अभी पढ़े हैं उससे कुछ अधिक रुकना होता है, एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्प विराम से ज़्यादा
और पूर्ण विराम से कम समय के लिए जब हम रुकेंगे तो वहाँ पे जो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है तो हम वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पे जो है अर्ध विराम चिन्ह का, इसका सिंबल देख लीजिएगा, ठीक है ना, चिन्ह कभी ना भूलिएगा। आगे चलिए, इसके कुछ नियम है, ठीक है ना। देखिए इसमें पहला नियम क्या है कि दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे BA, ठीक है, MA, LLB, ठीक है ना। तो इन सब के पास जो है क्या है, देखिए सब हमारी उपाधि है और इन उपाधियों को लिखते समय जो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा नियम क्या है, अर्ध विराम ऐसे उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब यहाँ पे रुकना है, यह काटता है। अब अल्प विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको जो है रुकना पड़ेगा अर्ध विराम से ज़्यादा। आगे देखिए कल रविवार है, यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी रुकेंगे। छुट्टी का दिन है, यहाँ पर भी जो है देखिए घूमने चलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। तो पूर्ण विराम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना, चिन्ह ऐसे होता है। देखिए पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी इसको क्या कहेंगे, इसको खड़ी पाई भी बोलेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिंबल उसका लगा हुआ है, कहते हैं। देखिए डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, ठीक है ना, वासुदेव नंदन जी कहते हैं कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, ठीक है ना, अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यानी जब हमारे वाक्य समाप्त हो जाते हैं तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, प्रश्नवाचक या विस्मयादि सूचक, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं या किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे राम अयोध्या के राजा थे, यह हमारा एक वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला हमारा जो है विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक, इसका सिंबल चिन्ह देख ही रहे हैं। आगे चलिए, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है, ठीक है ना। जब हम कुछ पूछते हैं या किसी से प्रश्न करते हैं तो वहां पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, तो यह पूछा जा रहा है, ठीक है ना, या किसी से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए दूसरा उदाहरण, नोटबंदी, ठीक है ना। नोटबंदी किसके शासनकाल में आई हुई, ठीक है, तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह, ठीक है ना। विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह, इसका संकेत आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए मनोविकार सूचक शब्दों जैसे हर्ष, विषाद, विस्मय,
घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे अहो, ठीक है ना, अहो यह आश्चर्य की बात है। अहो बहुत कठिन समय चल रहा है। ठीक है ना, अहो, तो अहो हमारा जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका सिंबल लगा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा ओहो, ठीक है ना, ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, तो ओ के बाद जो है यह विस्मयादि सूचक का शब्द है या आश्चर्य चिन्ह है। ठीक है ना, आश्चर्य की बात है, तो यहाँ पे जो है उसका सिंबल लगा हुआ है। देखिए जैसे उसी तरह से हे राम, ठीक है ना, हे राम, उसका देखिए हे राम के तुरंत बाद विस्मयादि सूचक शब्दों के बाद जो है चिन्ह उसका लगा हुआ है। अब मेरा क्या होगा, ठीक है ना, अब मेरा क्या होगा, उसके पहले जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है प्रयोग हुआ है। आगे चलिए, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह आप देख रहे हैं, इसका प्रतीक कैसा है। देखिए निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। ठीक है ना, योजक चिन्ह जो हमारा होता है वह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। ठीक है ना, आगे चलिए, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगा जाएगा, या कुछ कह रहे हैं। ठीक है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे योजक निर्देशक चिन्ह आपको दिख रहा है लगा हुआ। आगे चलते हैं, अगला है कोष्ठक। कोष्ठक देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है कोष्ठक के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। वाक्य के बीच में आए हुए शब्द अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों या पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए जो है कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला, ठीक है ना, लता मंगेशकर को भारत कोकिला, ठीक है ना। अब भारत कोकिला क्यों उसको कहा जाता है, तो देखिए यह जो है कोष्ठक में लिखा गया मीठा गाने वाली, ठीक है ना, कहा जाता है। अब मीठा गाने वाली कहा जाता है, यह जो है हमारा क्या है, अधिक स्पष्ट करने के लिए कि क्यों उनको कोकिला कहा जाता है, क्योंकि वह मीठा गाना गाती हैं, ठीक है, गीत गाती हैं। आगे चलिए, पंडित कमता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरण करता, ठीक है ना, अच्छे व्याकरण करता, ठीक है ना। अव्याकरण करता, देखिए यह उसको अधिक जो है स्पष्ट करने के लिए जो कोष्ठक का प्रयोग किया गया, यानी व्याकरण के ज्ञाता थे, ठीक है ना। व्याकरण करता मतलब जो व्याकरण का जो है ज्ञाता हो। आगे देखिए, उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का सिंबल जो है ऐसे होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे भगवान राम के अनेक नाम, ठीक है, भगवान राम के अनेक नाम हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन, यानी भगवान राम के जो है जो अनेक नाम थे वह जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उनका नाम जो है बताने के लिए जो है इस उपविराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब उनके यह सब रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन उनका आने के नाम है, ठीक है ना। आगे देखिए, विज्ञान। विज्ञान के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वरदान या अभिशाप, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह को देख लीजिए, देखिए तो इसे त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह एवं विस्मरण चिन्ह आदि नामों से जाना जाता है। अगर वाक्य में जो है कहीं भूल से कुछ छूट जाता है या कोई त्रुटि होती है या कोई गलत होता है, कुछ वाक्य छूट जाते हैं, कुछ शब्द छूट जाते हैं, कुछ वर्ण छूट जाते हैं, तो उनको लिखने के लिए जो है इस हंस पद चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर
संकेत देने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं कल प्रयागराज जाऊंगा, ठीक है ना, मैं कल प्रयागराज जाऊंगा। अब इसमें में देखिए, अब मान लीजिए यह प्रयागराज अगर छूट जाता है कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा अगर वाक्य है और इसमें कहाँ जाऊंगा यह हम लिखना जो है भूल गए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत जो है ऐसा सिंबल देकर, हंस पद चिन्ह का सिंबल देकर तुरंत जो है उसमें जो है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रयागराज जाऊंगा हो जाएगा। अगला है अभय हिमांशु के घर शादी में गया, ठीक है ना, यानी अभय हिमांशु के घर में गया। अब काहे लिए गया भाई, क्योंकि उसके घर शादी थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके जो है उसको ऐड कर देंगे। आगे चलिए, विवरण चिन्ह। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का संकेत ऐसे होता है, देखिए विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे वचन के दो भेद हैं। अब वचन के कितने भेद हैं, वचन के दो भेद हैं, यानी अभी इसके बारे में हमको बताना है कि वो कौन कौन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। उसी तरह से सर्वनाम के वह भेद होते हैं, सर्वनाम के अब कितने भेद होते हैं, ठीक है ना, तो सर्वनाम के भेद होते हैं, तो उसके आगे जो है कितने भेद होते हैं उसको बताना होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से जो है संज्ञा के भेद, तो उसमें लिखेंगे विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। किसी चीज़ के भेद के बारे में अगर हमको और आगे बताना होता है तो वहाँ पे जो विवरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। देखिए अगला है लाघव चिन्ह, ठीक है, लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह क्या है, उसका संकेत ऐसे होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसे संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में या छोटा करके, ठीक है, संक्षेप या छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो कि शून्य के आकार का होता है। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है ना। यह शून्य के आकार का होता है और शून्य ही होता है। शून्य को जो है लाघव चिन्ह के नाम से जो जानते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर, अब डॉक्टर को संक्षेप में लिखना होता है तो डा बना के जो है शून्य लगा देते हैं, तो वह जो है हमारा जो है डॉक्टर पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगला उदाहरण उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश हम लोग जो है ऐसे जब लिखते हैं तो अब इसको संक्षेप में ऐसे लिख देंगे, ओ बना के 0 और जो है प्र बना के 0 शून्य, ठीक है। तो ऐसे जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, पहले सिंगल कामा फिर डबल कामा, ठीक है ना, इसका ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए, किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी वाक्य को, किसी के कथन को जो है ज्यों का त्यों लिखना के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यानी उद्धरण चिन्ह का एक दूसरा नाम क्या है, अवतरण चिन्ह, ठीक है ना। आगे चलिए, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन होता है, पहला यहाँ पे दिखा गया है इकहरा उद्धरण, ठीक है ना, इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप पहला वाला देख रहे हैं, यह जो है इकहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है। जैसे सौरभ चौबे, अब यहाँ पे जो है क्या है, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, प्रसिद्ध इतिहासकार थे हैं। उसी तरह से दोहरा देखिए, दोहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब किसी महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह उनका एक प्रमुख बिंदु है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कामा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हिंदी में दोहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। योजक चिन्ह, ठीक है ना। योजक चिन्ह
अब योजक चिन्ह का आप सिंबल देख ही रहे हैं, यहाँ पे सामने प्रस्तुत है। हिंदी में अल्प विराम के बाद, ठीक है ना, हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह को क्या बोलते हैं? सामाजिक चिन्ह भी कहा जाता है, यानी योजक चिन्ह का दूसरा नाम सामाजिक चिन्ह, ठीक है ना। आगे चलिए, योजक चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार बताए गए हैं। पहला नियम आप देख रहे हैं, तो देखिए, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाकर, ठीक है, जैसे रात दिन। अब देखिए, विपरीतार्थक है, रात का विलोम होता है दिन, तो अब इन दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अमीर गरीब, ठीक है, यह भी जो है विलोम है, ये विपरीतार्थक शब्द है, तो बीच में जो है लाभ हानि, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, गुरु लघु, जड़ चेतन इत्यादि, ऐसे जब विपरीतार्थक शब्द होते हैं तो उनके बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कपड़ा, कपड़ा लत्ता, ठीक है ना। अब कपड़ा लत्ता यह समानार्थक शब्द हैं, समानार्थी हैं, तो इसके बीच में धन दौलत, इसके बीच में जीव जंतु, रुपया पैसा, मान मर्यादा, ठीक है ना, हाट बाजार, साग पात, ठीक है ना, कूड़ा कचड़ा, ठीक है ना, ऐसे जो होते हैं तो वहाँ पे जो है भी जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे है तीसरा नियम, जब संज्ञा की दुर्वृत्ति हो, ठीक है, अर्थात एक ही संज्ञा शब्द दो बार है, ठीक है ना, दो विरुक्ति का मतलब क्या है? जब संज्ञा हमारी एक ही संज्ञा दो बार आया हो तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर, घर, अब देखिए ये संज्ञा है, अब यह संज्ञा हमारी क्या? घर है, अब यह दो बार आई है तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। गांव, गांव के बीच में योजक चिन्ह, रोम, रोम, राम, राम, कड़, कड़, बूंद, बूंद, ठीक है ना। ये सब संज्ञाएं जब दो बार आती हैं, लगातार दो बार आती हैं, तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा नियम देखिए क्या कह रहा है, जब दो शब्दों में एक सार्थक एवं एक निरर्थक शब्द हो, ठीक है ना, दो शब्दों में जब एक सार्थक हो और एक निरर्थक हो, तब पर भी वहाँ पे जो है बीच में क्या होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पानी, वानी, अब देखिए पानी हमारा जो है सार्थक है, ठीक है ना, पानी हमारा क्या है? सार्थक है, और वानी क्या है? हमारा निरर्थक है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो है जब एक सार्थक हो और एक निरर्थक हो, तब पर भी वहाँ पे जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी, बोटी, ठीक है, डंडा, वंडा, अपना, सपना, ठीक है ना, ये सब जो है खाना, वाना, ये सब में क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। पांचवा नियम देखिए, दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह, जब दो संयुक्त क्रिया होती है तब पर भी उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मारना, पीटना, ठीक है ना। अब ये संयुक्त क्रिया, मारना और पीटना संयुक्त क्रिया, अब इनके बीच में योजक चिन्ह। पढ़ना, लिखना देखिए दो क्रियाएं हैं। खाना पीना, या भी दौड़ना, धूपना, नहाना, धोना, इन सब के बीच में भी जो क्या होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है हम संपूर्ण विराम चिन्हों का जो है जानकारी प्राप्त की, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।